दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आप लोग मैथ्स पढ़ रहे हो और आज की क्लास हमने जिसको स्पेशली नाम दिया है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी या भाज्यता के नियम। सर, अब भाज्यता के नियम क्यों पढ़ रहे हैं? ये भाज्यता के नियम हम समय समय पर पढ़ते रहते हैं। उसके पीछे कारण ये होता है कि आप कोई भी चैप्टर करो, आपको संख्याओं को काटना आना चाहिए, आपस में संख्याओं का आपस में भाग देना आना चाहिए, उनका सरल अनुपात निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको तब आएगी जब आपको उनकी डिविजिबिलिटी पता होगी। ठीक है, मैं एक बहुत छोटे से उदाहरण से बात को शुरू कर रहा हूं, तो आप भी बहुत छोटे से उदाहरण से बात को समझिएगा। दिखाओ जरा एक बार। हाँ, तो बात को आप भी समझिएगा। आप ऐसा सोच सकते हो, जो बच्चे नए आए उनका आज पहला दिन समझ सकते हो, जो बच्चे पुराने हैं उन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी होगी। ठीक है, तो ज्यादा पहले आए तो उन्होंने थोड़ी और ज्यादा कर रखी होगी। लेकिन हमने नंबर सिस्टम चैप्टर नहीं पढ़ा है और ना अभी हम नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हम केवल रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब भाज्यता के नियम पढ़ रहे हैं, जो बार बार काम में आने वाले हैं। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो छोटी सी बात, एक बहुत छोटे से उदाहरण से बात को शुरू करते हैं कि मेरे सामने दो संख्याएं लिखी हुई है। क्या क्या लिखी हुई है, ध्यान से देखो। 8 और 15। ठीक है, लिखी हुई है। क्या ये और कटेगी? क्या ये संख्याएं और सरल होगी? क्या इनका अनुपात और सरल अनुपात निकलेगा? तो हमें नजर आएगा नहीं निकलेगा। सर, क्या नजर आएगा? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? देखो, ये संख्या केवल 2 से कटती है ना। 8 है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, खुद 8 8 से कटता है ना। लेकिन अगर 15 को देखोगे तो आप 3 से कटेगा, 5 से कटेगा। तो ऐसी कोई कॉमन संख्या है ही नहीं जिससे ये दोनों कटती हो, तो आपस में और नहीं कटेगी। तो बस यही है भाज्यता के नियम। जहां हमें पता चल जाए कि दोनों संख्याएं सेम संख्या से कटती है तो हम उनको और सरल कर सकते हैं। जैसे कि ये लिखा है 12/15, या फिर आप कह सकते हो लिखा है 12:15 लिखा है। अब हमें पता चला ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। 3 से इसे 4 बार काट दिया, 3 से इसे 5 बार काट दिया। मैं क्या करवा रहा हूं, मैं तो आपको एक उदाहरण दे रहा हूं छोटा सा। अब आपको इन दोनों संख्याओं को देखकर कैसे पता चला कि दोनों संख्याएं 3 से कट रही है, तो बात को समझिएगा। आपने 12 को देखा और 12 में अंकों का योग, इसके अंदर 1 है और 2 है। आपको अंकों का योग करके लिखना नहीं है, आपको देखना है सिर्फ। इसके अंकों का योग 3 आ रहा है, यहां आपके पास 15 लिखा है, और इसके अंकों का योग 1 + 5 6 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों के अंकों का योग 3 के पहाड़े वाला है, मतलब 3 की टेबल वाला है, या 3 से भाज्य है। इसका मतलब संख्याएं भी 3 से भाज्य होगी। बात समझ में आ गई? तो ये तो बहुत छोटी सी बात है सर। तो आज इस बहुत छोटी सी बात से ही हम कहानी को शुरू कर रहे हैं, और आज के 70 डेज बाद जितने भी चैप्टर्स आपके अर्थमेटिक और मेंसुरेशन भाग में है, उन सब की सबसे छोटी बात और सबसे बड़ी बात आ चुकी होगी हमारे सिलेबस में। बस आपको उसके लिए है ना सधैर्य रहना पड़ेगा। आज जो चीज सीख लो वो चीज कल के लेक्चर में आपको काम में लेनी आनी चाहिए, सीधी सी बात तो ये। ठीक है, चलिए अब एक बार आपका स्वागत कर देते हैं। बताइए कौन कौन है, ऊपर से शुरू कर दीजिए। हाँ, अतुल जी, दिलकुश जी। ये देखिए, ये एक और बात बता दूं, ये पेड बैच की क्लास है। ठीक है, हाँ, लेकिन कुछ बच्चे जो डेमो देख रहे हैं तो डेमो के हिसाब से भी इसको देख सकते हैं कि हम 0 से शुरू कर रहे हैं। बाकी आपको बताइए, फ्री क्लासेज में खूब सारी क्लासेज पड़ी है डेमो की, वो आप देख सकते हैं। दिलकुश जी, आतिश जी, प्रणाली जी, प्रणील जी, दीपक जी, नीरज जी, आतिश जी। आतिश जी, आप 4-5 बार ये बात पूछ चुके हैं, तो मैंने एक बार वापस बता दिया कि 70 डेज में सब कुछ पूरा हो जाएगा। सचिन जी, सोनू जी, अवनीश जी, नीरज यादव जी, अजय जी, दीपक जी, कुलदीप गुजर जी, सुधांशु प्रजापति जी, अजय सिन्हा जी, गौरव सिंह जी, जसप्रीत जी, वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आप मेरी बात को, रंजना राजपूत जी, गुड आफ्टरनून। अच्छा, दूसरी बात आप सब लोगों को पता होगा, आज 30 नवंबर 2023 है, तो आपके जो जितने भी बैचेज है उसमें जितने भी डिस्काउंट्स चल रहे हैं, आज उनका फाइनल डे है। कल से सब आपको न्यू फीस मिलेगी जिसमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब कहानी को प्रारंभ किया जाए। क्या लिखा है ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले लिखा है भाज्य संख्याएं होती क्या है सर। हम भाज्यता पढ़ रहे हैं, हम डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ रहे हैं, तो कौन सी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है?
तो वो संख्याएं जो किसी न किसी संख्या से भाज्य हो, वो संख्याएं जो किसी न किसी संख्या से कटती हो, उनको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या सर आपने यहां लिखा 2, क्या 2 किसी से कटता है? तो आप खुद ही बता दो, क्या 2 1 और 2 के अलावा किसी संख्या से कट रहा है क्या? नहीं सर। मैंने एक बात कही, ध्यान से सुनना, 0 से शुरू कर रहा हूं, जिनको आता है ना वो भी 0 से एक बार पूरा सीख लो कि इसमें कोई कमी नहीं रह जाए, आगे जाके कुछ कम नहीं पड़ जाए। तो मैंने क्या कहा, क्या 2 किसी संख्या से कटता है? सर ये तो 1 से कटता है और 2 से कटता है। तो 1 और खुद से तो हर संख्या कटती है। दुनिया की कोई भी संख्या लिखोगे, बट्टा में 1 लिखोगे, पूरा पूरा कटेगी, और उस खुद संख्या को लिखोगे तो एक बार कट जाएगी पूरी पूरी, है ना? लेकिन 1 और खुद के अलावा किससे कटनी चाहिए? इसका मतलब 2 भाज्य संख्या नहीं है। कुछ बच्चे सम संख्या में और भाज्य संख्या में कंफ्यूज हो जाते हैं। सम संख्या जिसे आप इवन नंबर बोलते हो, वो एक अलग संख्या है जो 2 से कटती है। तो पहली सम संख्या 2 है, समझ रहे हो? लेकिन भाज्य संख्याएं वो होती है जिसमें भाग जाता है 1 और खुद के अलावा किसी और का। इन्हें हम कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। हिंदी में कई बार संयुक्त संख्याएं भी लिखा हुआ आ जाता है। तो भाज्य संख्याएं, संयुक्त संख्याएं, सब चीजें सेम ही है। आगे बात समझ में? बिल्कुल। अब मैंने क्या कहा, 1 और खुद के अलावा किसी से कटनी चाहिए, बिल्कुल। या लिखा है कम से कम 3 गुणक होने चाहिए, 3 ऐसी संख्याएं होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, कैसे 3? कैसे सर? देखो सर, अगर आप 4 को लिखते हो, सबसे पहले तो ध्यान से देखो, 4 में 1 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा सर। 4 में 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल। अब 1 और 4 के अलावा 4 में 2 का भी भाग जाता है। तो 4 पहली भाज्य संख्या है। 4 जो है वो पहली भाज्य संख्या है। पहली भाज्य संख्या कौन सी है? सर पहली भाज्य संख्या 4 है। ठीक है सर। इसके बाद अगर आप 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखते हो तो उसमें भाज्य संख्याएं कितनी है? अब बताओ, सब अपनी अपनी तरफ से उत्तर दो। जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसका उत्तर दो सब अपनी अपनी तरफ से। मैंने बोला 1 से लेके आप 100 तक की गिनती लिखते हो तो उसमें कितनी भाज्य संख्याएं होती है? ठीक है, हम इतना नीचे से शुरू करके उतना ऊपर तक कैसे जाएंगे जिससे कि हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए? तो उसके लिए टारगेट यही होगा कि हम अपना स्टडी टाइम थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे। शुरू के 4-5 दिन हम 1 घंटे पढ़ेंगे, फिर हम उसे 1.5 घंटे में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उसे 2 घंटे में कन्वर्ट करेंगे। जैसे जैसे आपको झेलने की क्षमता बढ़ जाएगी ना, आपका ज्ञान को झेलने की। ठीक है, मुझे नहीं, मैं तो बहुत प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें करूंगा, तो मुझे तो झेल ही लोगे आप लोग। आ रही बात समझ? मैंने क्या कहा? अमित जी, ओम प्रकाश जी, वेलकम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम, वेलकम। ठीक है, तो मेरी बात समझ गए होंगे आप। अब मुझे उत्तर दो जिसको पता है। अब शिवम कुमार जी ने सही उत्तर दे दिया। ठीक है, इसका मतलब अगर ये एग्जाम में बैठे होते तो ये सही उत्तर दे देते इसका। अब यहां 2 सवाल बनते हैं, दोनों दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, जो बात कह रहा हूं उसको ध्यान से सुन लेना। अगली बार एग्जाम में ये सवाल आएगा तो गलत नहीं होगा सर। बस सिंपल सी बात ये होनी चाहिए, यही टारगेट होना चाहिए। देखो सर, एक होती है अभाज्य संख्याएं जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता है, बिल्कुल। एक होती है आपकी भाज्य संख्याएं, बिल्कुल सर। अगर हम 1 से लेके 100 तक की गिनती की बात करें तो 1 से लेके 100 तक की गिनती में अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? 25। अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? 25। ठीक है, बिल्कुल। और भाज्य संख्याएं कितनी होती है? 74, 74। अब एक संख्या कहां गई? बात समझ में आ रही है क्या? एक संख्या कहां गई? 1 से लेके 100 तक की गिनती में 100 संख्याएं होती है, बिल्कुल। अब मैं क्या कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। 25 होती है अभाज्य, 74 होती है भाज्य। तो ये तो 100 संख्या है। इसका मतलब एक जो है ना, खुद एक जो आपका अंक कह सकते हो, इसे संख्या कह सकते हो, ये ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। आप कहोगे सर भाज्य तो नहीं है, पता चल गया। अभाज्य क्यों नहीं है? तो अभाज्य इसलिए नहीं है क्योंकि अभाज्य संख्या वो होगी जिसके कम से कम 2 गुणक हो। क्या कहा? अभाज्य संख्या वो होगी जिसके कम से कम 2 गुणक हो। ठीक है, अब 1 के तो 2 गुणक है नहीं। 1 के आप टुकड़े करोगे तो 1 ही बनेगा। आप 1 एकम 1 लिखोगे तो भी 1 जैसा ही है ना ये। अब जब मैं 2 लिखता हूं, ध्यान से देखना, जब मैं 2 लिखता हूं तो क्या लिखता हूं मैं? 1 गुना 2 लिख सकता हूं। इसके 2 टुकड़े बना सकता हूं मैं। एक तो ये 1 हो गया, एक ये 2 हो गया। तो कम से कम 2 फैक्टर होंगे, कम से कम 2 फैक्टर होंगे। ठीक है, तो वो संख्या अभाज्य संख्या होगी, जिसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, इसको पढ़ो तो सब कुछ सीख जाओगे। ठीक है,
हाँ थोड़ा ऊपर कीजिए, क्या कह रहे हैं सिद्धि जी, क्या कह रहे हैं? हर्षित जी, दिलकुश जी ने सही उत्तर दिया, बहुत अच्छे। तो यहां पर आपने क्या सीखा? आपने यहां पर यह सीखा, देखो इस चैप्टर के जो आपका ये जो पहला पेज है इसमें आपने क्या सीखा? कोई नहीं, वापस कमेंट कर देंगे। इसमें हमने ये सीखा कि सर 1 से लेके 100 तक की गिनती में 25 तो अभाज्य संख्याएं होती है और 74 जो होती है वो भाज्य संख्याएं होती है। ये तो होते हैं आपके प्राइम नंबर और ये आपके कंपोजिट नंबर। आ गई बात समझ में? बिल्कुल आ गई। एक ना भाज्य है ना अभाज्य है। कोई पूछ ले आपसे एक अभाज्य क्यों नहीं है, तो आप कहोगे अभाज्य संख्या होगी, उसके कम से कम 2 गुणक होंगे या 2 फैक्टर होंगे। एक तो खुद का भाग जाएगा, एक किसी और का भी जाएगा साथ में, ठीक है ना। एक और मतलब एक तो खुद हो गया और एक हो गया। एक तो एक का भाग जाएगा और एक खुद का भाग जाएगा, ये कहना चाह रहा हूं। और एक और खुद के अलावा किसी और का भी भाग चला गया तो वो भाज्य संख्या हो गई। यहां तक की कहानी कंप्लीट। 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। आगे बात समझ में? चलिए, क्या 1 और 0 क्या? जीरो का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। जीरो का यहाँ कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है आप थोड़ा सोचो, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा आपको। राम राम राकेश जी, वेलकम। अब सबसे पहले सिंपल बात है, 2 के गुणजों की भाज्यता सीख लेते हैं हम, ठीक है। नहीं 1 और 0 नहीं कह सकते आप। 0 आप किसी संख्या में 0 का भाग दोगे तो उसका उत्तर अपरिभाषित होगा, उसका कोई उत्तर आएगा ही नहीं, समझे आप। 0/1 लिखते हो तो 0 आता है, लेकिन 1/0 लिखते हो, 0 का अगर भाग देते हो तो उत्तर आता है अपरिभाषित, ठीक है। सबसे छोटी सी बात है सर, 2 के गुणजों की भाज्यता समझ लेते हैं सबसे पहले। कौन सी संख्या में 2 का भाग जाता है? जिस संख्या का इकाई का अंक या यूनिट डिजिट जो है, जो सबसे लास्ट में लिखा होता है। वैसे तो ये सबसे पहले यही लिखा होता है अपनी गणित के हिसाब से, जो सबसे पहला अंक होता है ना वो ये होता है। कौन सा? ये। लेकिन आप लोग आम बोलचाल की भाषा में इसको सबसे लास्ट में बोलते हो, ठीक है। इसे हम बोलते हैं इकाई अंक। इसे हम क्या बोलते हैं? इकाई अंक। और अंग्रेजी में आप इसे बोलते हो यूनिट डिजिट। क्या बोलते हो भाई? यूनिट डिजिट। तो इकाई अंक में 2 का भाग जाना चाहिए तो संख्या 2 से भाज्य होगी, ठीक है। मोना शर्मा जी, आप जो मोबाइल एप्लीकेशन खोल रहे हो उसमें सबसे खोलते ही सबसे ऊपर आपको हेल्पलाइन नंबर दिखेगा, उस पर कांटेक्ट कर लीजिए, तो आप जो हमारी यहाँ की जो टीम है उससे कांटेक्ट हो जाएगा आपसे, ठीक है। आगे बात समझ में? ये चीज है। अब देखो 2 का भाग किस में जाएगा सर? जब यहाँ क्या लिखा होगा? यहाँ 2 लिखा होगा, यहाँ 4 लिखा होगा, यहाँ 6 लिखा होगा और यहाँ 8 लिखा होगा और यहाँ 0 लिखा होगा। अब कोई बच्चा कहेगा सर 0 में 2 का भाग जाता है क्या? नहीं, 0 में 2 का भाग नहीं देना है अपने को। कहानी यह है कि जो संख्या सबसे लास्ट में लिखी होती है वो 0 नहीं होती वास्तव में। अब ये क्या बात कही सर आपने? तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपको ऐसी स्थिति मिलेगी कि सबसे लास्ट में अगर 0 लिखा होगा तो इस वास्तव में इस 0 का मान 0 नहीं होगा। अगर 0 यहाँ पहले लिखा होगा तो उस 0 का मान 0 होगा, समझे। अगर ये लास्ट में लिखा है तो इस 0 का मान है 10। इस 0 का मान क्या है? 10 है। आगे बात समझ में? तो जब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो संख्या 2 से भाज्य होगी, कहानी खत्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर 4 की भाज्यता की। 2 के बाद आ गई 4 की भाज्यता। अब 4 की भाज्यता का नियम क्या है? आप याद रखने के लिए एक छोटी सी बात ये समझ सकते हो, ठीक है। कैसा? देखो 4 है, 4 को आप लिखते हो 2 की घात 2। क्या लिखते हो? 4 को 2 की घात 2। आप ये कह सकते हो ये 2 का परिवार है, ये 2 का पावर परिवार है। पावर परिवार मतलब पावर मतलब घात, जो घात के रूप में लिखा जाता है। जैसे 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, ऐसे करके 2 की घात 12 तक हम याद करेंगे आगे जाके, ठीक है ना, क्योंकि वो याद किए बिना अपना काम चलेगा नहीं। बिल्कुल, कोई गलत कमेंट करे तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है मुकेश जी। कोई गलत कमेंट करे तो ध्यान रखिएगा, सीधा डिलीट कर दीजिएगा, सीधा ब्लॉक कर दीजिएगा, सिर्फ 15 दिन के लिए, ठीक है। चलिए 2 की घात 2 क्या होता है? 2 की घात 2 4 होता है, ठीक है सर। अब हमें तो ये समझना है सर कौन सी संख्या में 4 का भाग जाएगा। आज डिलीट कर दीजिएगा, कल ब्लॉक कर दीजिएगा, पहला दिन। अब बात क्या है सर? बात बहुत सिंपल सी है सर। अगर 4 का भाग जाएगा तो लास्ट के 2 अंक देखने पड़ेंगे। जैसे मेरे पास एक संख्या लिखी हुई है सर, मान लीजिए मेरे पास ये संख्या लिखी हुई है, तो मैं अंतिम 2 अंक देखूंगा। अंतिम 2 अंक मतलब इकाई और दहाई के अंक से बनने वाली संख्या, यूनिट और टेंस डिजिट से बनने वाली संख्या यहाँ 24 है। क्या इस 24 में 4 का भाग जाता है? हाँ, इस 24 में 4 का भाग जाता है, तो ये संख्या 4 से भाज्य है।
तो ये 4 की बाध्यता का नियम है, आज के बाद जिंदगी भर याद रखना, 500 बार काम आएगा। 4 की बाध्यता का नियम और 9 की बाध्यता का नियम 500 बार काम आएगा, पूरी गणित पढ़ोगे तब। गुज्जर अंसारी जी, मैं हर बात का कमेंट का जवाब दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करे जो अच्छी नहीं लगती हो कि ये अपलोड क्लास है तो फिर मैंने आपका नाम कैसे लिया, और मैंने आपका नाम, यहाँ 350 बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं, तो अगर मैं 350 बच्चों का नाम लूंगा तब तो 60 मिनट की क्लास पूरी हो जाएगी, और वो सब आपके जैसे बेवकूफ़ी वाली बात करेंगे कि मेरा नाम नहीं लिया है, ठीक है, तो ये लाइव नहीं है क्लास, तो फिर गलत बात होगी, पहली बात। दूसरी बात, क्लास को शुरू में ज्वाइन कीजिए हमेशा, ताकि आपको पता चले क्लास लाइव चल रही। तीसरी बात, बुरा मत मानिएगा, बड़ा भाई समझिएगा मेरे को आप, ठीक है, आगे आप सुधर जाओगे तो ठीक है, नहीं तो बड़े भाई के नाते बाद में और बेइज्जती करेंगे, ठीक है। चलिए इसको आगे देखते हैं जरा। सर अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता तो क्या ये संख्या 4 से पूरी पूरी भाज्य है? पूरी पूरी भाज्य का मतलब क्या है सर? कि इस संख्या में अगर आप 4 का भाग दोगे तो शेषफल नहीं बचेगा। शेषफल नहीं बचने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो यहाँ पे 24 लिखा है और यहाँ 4 लिखा है, ठीक है, मैं भाग देता हूँ 4 छंग 24 और शेषफल क्या बच गया? शेषफल 0 बच गया। तो शेषफल नहीं बचना चाहिए, तो संख्या उससे पूरी पूरी भाज्य होती है, ठीक है, बिल्कुल सर। अब ये लिखा हुआ है, अगर मैं इसमें 4 का भाग दूंगा तो इसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो मुझे पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है। मैंने 18 देखा और 18/4 देखा और मुझे पता है 4 के पहाड़े में 18 नहीं आता है, तो पूरा पूरा नहीं घटेगा। आपको इसको काट के नहीं लिखना है, यूं नहीं, यहाँ 4 लिखा तुमने काट के 6 लिख दिया, सवाल गलत हो गया, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ देखना है ये 4 से कट रही है या नहीं कट रही है। अगली बात समझ में। अब चूंकि ये 4 की भाज्यता बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जाके एक सवाल आता है जहां पे आपको घात वाली संख्याएं दे रखी होती बहुत बड़ी बड़ी, जैसे मैंने लिख दिया 20,427 की घात 9,652 है, इसका इकाई का अंक बताओ, इतनी बड़ी संख्या का। तो वहां 4 की भाज्यता से आप, सिर्फ 4 की भाज्यता से आप उस सवाल को हल कर लोगे, तो वो एक टाइप का सवाल है जो आपका 4 की भाज्यता से हल हो जाएगा, तो इसलिए वो आपको आना चाहिए। आगे बात समझ में, यहां तक की बात क्लियर? क्लियर। तो अब 4 का पहाड़ा आपको सोतक आना चाहिए, तो 4 का पहाड़ा सब मेरे साथ सोतक बोलोगे, और जिसको नहीं याद है वो याद करोगे, और कैसे याद करना है वो बता रहा हूं, जोड़ जोड़ के नहीं याद करना है, ठीक है। मिथिलेश कुमार जी वेलकम, नीरज पाल जी वेलकम। अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया है तो अब ले लूंगा, कोई इश्यू की बात नहीं। सर देखो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, यहां तक तो छोटे बच्चों को सबको भी पता होता है, ठीक है। 11 × 4 44, 12 × 4 48, 13 × 4 52, 14 × 4 56, 15 × 4 60, 16 × 4 64, 17 × 4 68 68, 18 चौक 72, 19 चौक 76, 20 चौके 80, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब ध्यान से सुनिए, उसके बाद 21 चौके 84, 22 चौके 88, 23 चौके 92, 24 चौके 96, 25 चौके 100, यहीं तक याद रखना है अपने को। तो ये आपको ऐसे याद होना चाहिए, ना कि आप 4 जोड़ जोड़ के काम चलाओगे, पहली बात। दूसरा, आपको ऐसे याद होना चाहिए 40, 60, 80, अगर भूल जाओगे तो 60 के ऊपर फिर जोड़ लेंगे, भाई 60 है, 64 है, 68 है, 72 है, 76 है, 80, 80 के ऊपर जोड़ लेंगे, कोई 80 के ऊपर की संख्या होगी तो, ठीक है। तो ये आपकी 4 की भाज्यता का नियम है। अब मुझे बताओ सब, 4 की भाज्यता का नियम क्या है? आप कहोगे सर इकाई और दहाई के अंक से बनने वाली संख्या देखेंगे, मतलब लास्ट के 2 अंक देखेंगे। नीरज पाल जी थैंक यू, सिलेक्शन एकेडमी ही है ये, एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारे सिलेक्शन देंगे, आप निश्चिंत रहिए। चलिए, पर मजा तब आएगा उनमें से आपका भी सिलेक्शन हो, ठीक है। अब यहाँ बहुत छोटा सा सवाल है सर, ये कोई नहीं पूछेगा, ये काम आएगी, बस ज्ञान काम आएगा, ठीक है। राकेश मीना जी वेलकम। इनमें से हमें वो संख्याएं ढूंढनी है जो 4 से भाज्य है, ठीक है सर। देखो सर, आपने एक बात बताई, 4 की भाज्यता का नियम ये है कि अंतिम 2 अंक देखते हैं हम, तो बिल्कुल सर। तो यहाँ तो हम 52 देखेंगे सर, 52 4 के पहाड़े में आता है, क्योंकि अभी हमने क्या याद किया था, 13 × 4 52, 13 चौक 52। अब कोई भूल गया तो वो क्या करेगा? तो भूल गया तो ये करेगा 40 4 44 4 48 4 52। हाँ भाई, यहाँ लास्ट में 68 लिखा है, 17 चौक 68। अगर ऐसे याद रखो तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसे आज ऐसे याद करना, आज जैसे मैंने बताया वैसे। और नहीं याद है तो मैंने भी 60 वाला तरीका बताया, 60 तो आता ही है 4 के पहाड़े में, 60 में 4 जोड़ोगे 64, 4 जोड़ोगे 68, ठीक है। 66 नहीं है सर, अब याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो आप देखो 60 4 64 4 68, 66 तो नहीं आया 4 के पहाड़े में। 80 आता है सर 4 के पहाड़े में,
63 तो आने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। 4200 को ध्यान से समझो, लास्ट में 2 जीरो है तो क्या 2 जीरो में 4 का भाग जाएगा? हाँ, 2 जीरो में 4 का भाग 25 बार जाएगा। कैसे? देखो लास्ट में जब 2 जीरो लिखे होते हैं ना, उसका मतलब क्या होता है, आपके साथ में लिखा है 4 2 0 0, तो लास्ट में 2 जीरो का मतलब होता है 100। ये 42 गुना 100 लिखा हुआ है, तो यहाँ आपको 2 जीरो नहीं दिख रहे हैं, यहाँ आपको 100 दिख रहा है, और 100 में 4 का भाग कितनी बार जाता है? 25 बार जाता है। आगे भी काम आएगा, याद रखिएगा। आगे बात समझ में? बिल्कुल आगे सर। यहाँ 2 लिखा है सर, 2 में तो 4 का भाग नहीं जाता है सर। यहाँ 6 लिखा है सर, 6 में 4 का भाग नहीं जाता है। तो बस इतनी छोटी सी बात थी जो हमने समझी, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ा जाए सर। अब जो ओरिजिनल सवाल बनते हैं ना, वो 8 और 9 की मिक्स बाध्यता पर बनते हैं। क्या कहा मैंने? 8 और 9 की मिक्स करके बाध्यता पे। तो मिक्स करके बाध्यता पे सवाल तो हम तब कर पाएंगे जब हमें 8 की बाध्यता पता होगी। अब ये 8 भी 2 के ही परिवार का हिस्सा है। कौन से? पावर परिवार का। पावर परिवार मतलब घात वाला परिवार। घात समझते हो ना? ऐसा लिखा है 2 की घात 2, इसका मतलब 2 को 2 बार गुणा में लिखना है, मल्टीप्लाई में लिखना है। इसे आप पावर कहते हो, 2 की पावर 2, ये आप घात कहते हो, है ना? बिल्कुल सर। जब 2 की घात 3 लिखा होता है, इसका मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार लिखना है, उससे आता है 8। इसका मतलब 8 के लिए आप क्या देखोगे? अंतिम 3 संख्याएं देखोगे। ये 2 का पूरा परिवार ऐसे ही चलता है। जब आप 2 की घात 4 लिखते हो तो उसका मतलब होता है 16, और 16 के लिए लास्ट 4 संख्याएं देखते हो। जब आप 2 की घात 5 लिखते हो तो उसका मतलब होता है 32, 32 के लिए लास्ट की 5 संख्याएं देखते हो, ठीक है। अब हम 8 से संबंधित बाध्यता के बारे में बात करते हैं, उसको ध्यान से समझिए कि पहली संख्या में 8 का भाग जा रहा नहीं जा रहा। 8 की बाध्यता क्या है सर? अंतिम 3 अंक देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट। बहुत अच्छे। तो आपके दिमाग में आज के बाद हमेशा एक पिक्चर सेट हो जानी चाहिए कि सर ने बताया था कि हमें अगर 8 की बाध्यता चेक करनी है तो 1 2 और 3 लास्ट 3 अंकों से बनने वाली संख्या को चेक करेंगे। यहाँ लास्ट के 3 अंक से 252 ही बन रहा है, तो आप 8 का भाग दो। 8 दिया 24, बच गया 1। अब भाग कैसे दिया हो तो समझ में आ रहा होगा। आप मन में तो आप ये कर चला रहे हो, ये ऊपर आप ये कर रहे हो। 8 दिया 24, बच गया 1, बच गया बिल्कुल। फिर आपने 2 उतारा, 2 उतारा तो 12 आया, तो 8 का भाग एक बार चला जाएगा तो शेषफल बच जाएगा। इसमें तो शेषफल 0 नहीं आएगा। पूरा पूरा भाग जाने का मतलब क्या हुआ? शेषफल 0 आना चाहिए, रिमाइंडर जो है वो 0 बचना चाहिए। इसमें तो सर शेषफल 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं बचा, तो ये तो संख्या 8 से भाज्य नहीं है, ठीक है। यहाँ लास्ट की 3 संख्याएं कौन है? लास्ट की 3 संख्या 0 6 8 है। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है सर, 8 के पाड़े में नहीं आता है। क्यों? 8 8 64, 8 9 72, ये है सर 8 का पाड़ा। तो 68 तो 8 के पाड़े में नहीं आता है, इसका मतलब ये तो नहीं है। यहाँ लिखा है 604। अब 604 में हम 8 का भाग देंगे, ठीक है, बिल्कुल देंगे सर। अब देखो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तो समझा रहा हूँ आपको। 8 और 7 56, कितनी बार गया? 7 बार गया सर। कितना बच गया? 4 बच गया। 4 आपने उतार लिया, नहीं जा रहा सर पूरा पूरा। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझे सर। क्लियर है? इसमें नहीं जा रहा भाग। यहाँ लिखा है 808, इसमें तो 8 का भाग जा रहा है सर, बिल्कुल। यहाँ 640 लिखा है, 640 तो बहुत सिंपल है सर, 64, 8 8 64, इसमें तो 8 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, है ये 8 से भाज्य। यहाँ 000 लिखा है, और ये बात आपको बहुत जरूरी याद रखनी है, पूरी गणित में रोज काम आएगी, रोज साथ में चलेगी ये बात जो बता रहा हूँ, कि जो आपको बात हमेशा के लिए याद रखनी है, और ये आपकी कैलकुलेशन ट्रिक सीखने में बहुत मदद करेगी। कि जो लास्ट के 3 जीरो होते हैं वो जीरो नहीं होते हैं, 1000 होते हैं। क्या होते हैं? 1000। और अब आपको बात याद क्या रखनी? बात ये याद रखनी है, जब आप 1000 में 8 का भाग दोगे तो 125 बार जाएगा। आगे बात समझ में? बिल्कुल। और 1000 में अगर आप 125 का भाग दोगे तो वो 8 बार जाएगा, और 8 और 125 का अगर आप गुणा करोगे तो ये आपका 1000 आ जाएगा, ठीक है। पहली बात तो है आपका जो लास्ट के 3 जीरो है तो वो 1000 के बराबर है। कैलाश जी वेलकम, मनीष जी वेलकम। 1000 बटा 8 जो है 125 आएगा। 1000 बटा 125 लिख दूं तो 8 आएगा। 8 और 125 का गुणा करूं तो 1000 आएगा। तो इस बात को याद रखिएगा, इससे बहुत सारी कैलकुलेशन ट्रिक बनने वाली है आगे जाके, ठीक है। बहुत सारी कैलकुलेशन ट्रिक आपकी यहीं से बनने वाली है, ठीक है। कैसे बनने वाली है? जैसे ध्यान से समझो, मैं एक बहुत छोटी सी चीज लिख रहा हूं आपके सामने, 2 बटा 125। अब सब लोग ध्यान से सुनना भैया, कैसे 2 में 125 का भाग देना है। 2 में 125 का भाग तो कितनी देर बाद लगेगा सर? कितनी देर बाद नहीं लगेगा, ध्यान से देखो। 125 को आप क्या लिख सकते हो?
125 को आप लिख सकते हो 1000/8। क्या लिख सकते हो? 1000/8। क्यों सर? क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया था कि आपके पास 125 लिखा है तो आप उसे क्या लिख सकते हो? 1000/8 लिख सकते हो। तो आपने इस 125 की जगह लिख दिया 1000/8 और बट्टा के बट्टा वाला कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। ऊपर आ गया 16 और नीचे आ गया 1000। अब नीचे 3 जीरो है तो पीछे से 3 के बाद पॉइंट लगेगा। अब पीछे से 3 तो संख्या ही नहीं है सर, 2 ही संख्या है, तो 1 जीरो लगा के 3 संख्या बना लो और अब पॉइंट लगा लो। तो देखो ये कार्यक्रम कितना सरल हो गया। अब इसी कार्यक्रम को वापस मन में करते हैं। संध्या जी गुड आफ्टरनून, रवि जी गुड आफ्टरनून। इसी कार्यक्रम को मन में किया जाए, ध्यान से सुनो। आपने मन में सोचा 1000/8 लिखा है, 8 ऊपर गया 16, 16/1000 लिखा है, 1000 का मतलब 3 जीरो है तो ऊपर से 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो आपने सीधा ये लिख दिया। अब जिस बच्चे को मैथ्स आती है, जो बच्चा कहता है सर मुझे मैथ्स आती है, वो इस दूसरी वाली बात को सोचेगा और आज के बाद लाइफ में कभी भी ऐसी गणना में ये कार्य नहीं करेगा, इतनी लाइनें लिखने की। जिसको नहीं आती है वो भी पहले एक बार चाहे तो लिख के, सोच के, समझ के काम कर सकता है। ठीक है, यहाँ 2 चीजें हुई है, एक पॉइंट हटाया गया है, एक बट्टा के बट्टा वाली संख्या को ऊपर लिखा गया है। ठीक है, चलिए जिन बच्चों ने प्रवेश नहीं लिया है तो अपना जो भी फेवरेट बैच है उसमें एडमिशन लेने के लिए आज बहुत सुनहरा दिन है। ठीक है, डिस्काउंट का आज फाइनल डे। 020 तो ये तो कोरा ही 20 है सर, और 20 में तो 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा नहीं, यहाँ भाग देके देखने की जरूरत नहीं है। 8 दूनी 16, 8 तिया 24। ये 162 है सर, 162 में भी 8 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा क्योंकि पहले दूंगा मैं। अब 162 में कई बच्चों को 8 का भाग देना भी नहीं आएगा। ठीक है, 8 दूनी 16। देखो 0 से लेके हीरो तक लेके जाऊंगा, निश्चिंत रहना। ये 2 उतारा सर, भाग नहीं गया तो यहाँ 0 लगाओगे, फिर पॉइंट लगाओगे और फिर यहाँ कुछ आगे लिखोगे पॉइंट लगा के। लेकिन फिलहाल तो ये है सर पूरा पूरा भाग नहीं गया है, तो ये भी क्या है? ये भी संख्या 8 से भाज्य नहीं है, ये भी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। तो आई होप आपको 8 की भाज्यता का नियम समझ में आ गया। बोलो 8 की भाज्यता का नियम क्या है? कोई आपसे आज के बाद कोई पूछे ना कि 8 की भाज्यता का नियम क्या है। एक और मजेदार बात बताऊं, आपका कोई बहुत अच्छा मित्र, ठीक है, हो तो उसे भी एडमिशन दिला दीजिए। क्या सर आप अपने एडमिशन बढ़ा रहे हो? हाँ बढ़ा रहे हैं, मेरा तो काम निकल रहा है, चलो अब आपका काम निकाल दें। कम से कम 1-2 मित्र ऐसे होने चाहिए जिनसे आप चर्चा कर सको आपस में। ठीक है ना? अब आज आप किसी को भी पकड़ के, कोई भी एक बंदा पकड़ के उसे एक बात कहना कि 8 की भाज्यता का नियम पता है क्या? वो कहेगा हाँ सबको ही पता है, लास्ट के 3 अंक। कहना क्यों? तो अब आपके दिमाग में पिक्चर पूरी शुरू से होनी चाहिए, बेस से। आप कहना देख 8 जो है 2 की पावर फैमिली का हिस्सा है। पावर फैमिली बोलते ही उधर जाएगा, ये तो कुछ नया सीख के आया। हाँ, 2 के घात वाला परिवार। 8 जो है वो 2 की घात 3 है, तो हम इसमें क्या करते हैं? लास्ट के 3 अंक देखते हैं और लॉजिक पैदा भी वहीं से होता है। ठीक है, वो जो 8 की भाज्यता का नियम में लास्ट के 3 अंक देखे जाते हैं ना, उसका लॉजिक 2 की घात 3 ही है। उसको और गहरा कभी समझना होगा तो समझेंगे जीवन में। तो फिलहाल तो ये बात समझ में आ गई। आप कहना भाई 8 की भाज्यता का नियम कहा? 8 भाई 2 की घात 3 है, 2 का पावर फैमिली का हिस्सा है ये, इसमें लास्ट के 3 अंक देखते हैं। आई बात समझ में? ये कार्यक्रम है। शिवम जी गुड आफ्टरनून। अब हम बात करते हैं 5 की भाज्यता के नियमों की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जब आप थोड़े से अच्छे हो जाओगे, थोड़े से पढ़ लोगे और उसके बाद जब आपको ऑप्शन से सवाल उड़ाने होंगे, आगे जाके तो उड़ाने ही पड़ेंगे परीक्षा में। जो बच्चा एग्जाम में 5 सवाल ऑप्शन से नहीं उड़ाएगा उसका जीवन बहुत संकट में है, लेकिन हम संकट में रहने नहीं देंगे, आप निश्चिंत रहना। अब आप कहोगे सर यहां आपने 16 की भाज्यता तो बताई नहीं, काम नहीं पड़ा इसलिए नहीं बताई, लेकिन आपको मैंने इनडायरेक्टली बता दी है। 16 2 की पावर फैमिली का हिस्सा है, 2 की घात 4 से 16 आता है। ठीक है, 2 की घात 4 से 16 आता है, तो किसी भी संख्या के लास्ट के 4 अंक देखेंगे, उसमें अगर 16 का भाग जाएगा तो संख्या 16 से भाज्य होगी। 2 की घात 5 से 32 आता है, तो 32 की भाज्यता देखने के लिए किसी संख्या के लास्ट के 5 अंक देखने पड़ेंगे, उनमें अगर 5 का भाग जाएगा, 32 का भाग जाएगा तो संख्या 32 से भाज्य है। 2 की घात 6 से 64 आता है, तो 64 की भाज्यता का नियम क्या है? लास्ट के 6 अंक देखने पड़ेंगे। तो ये तो आपको 2 के परिवार की पूरी कहानी आगे की तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, वैसे तो बार बार आती रहेगी आगे जाके, जो लेकिन आप याद रख सकते हो, आप चाहो तो। आपको लगता है कि मुझे बहुत अच्छे से सीखना है, तो आपके दिमाग में एक बात हमेशा से चलनी चाहिए कि सर 10,000 बटा
625 करूंगा तो 16 आएगा, ठीक है। और अगर 10,000 बटा 16 करूंगा तो 625 आएगा, ठीक है। और ये बार बार काम भी आएगा। और 625 को अगर मैं 16 से गुणा करूंगा तो 10,000 आएगा। अब इन बातों को याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको इसका उपयोग लेना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? कहीं ना कहीं आपको इसका उपयोग लेना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं जाके आपका एग्जामिनर ऐसी स्थिति कभी ना कभी पैदा कर ही देगा कि आपके सामने वो लिख देगा 12/625। उस दिन आप कहोगे हाँ भाई 12 है, 625 को तो हम 10,000 बटा 16 लिखते हैं, तो ये लो मैंने 10,000 बटा 16 लिख दिया, 16 ऊपर आ गया। 12 इंटू 16 कितना होगा? 12 इंटू 16 हो जाएगा 192, ठीक है। 192, 192 में 1 2 3 4 4 जीरो है तो 4 के बाद पॉइंट लगाना है। तो ध्यान से देखो, 4 के बाद पॉइंट लगाना था, आगे जीरो लगा के पॉइंट लगा दिया, ये आंसर आ गया आपका, है ना। बिल्कुल ऐसी गणना। क्या सवाल ये पूछेगा कि सर मुझसे ये सवाल पूछेगा? नहीं, ये सवाल नहीं पूछेगा। ये गणना सवालों के बीच बीच में आएगी, क्योंकि सबसे डेंजर चीज सवालों के बीच बीच में आने वाली गणना ही है। जो बच्चे दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे के आए हैं ताजा ताजा, उनको पता ही होगा कि गेम वहां कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा रहा है, ठीक है। और इस बात का मैंने आपको चेतावनी पहले ही दे दी थी कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम जो दे के आए बच्चे, कैलकुलेशन के लिए तैयार रहें, ठीक है। अब आगे आप एसएससी का भी कोई भी सेगमेंट का एग्जाम दे रहे हो तो आप कैलकुलेशन के लिए तैयार रहिए। और रेलवे का तो पहले से ही सिस्टम है, वो अपने 30 से 35% क्वेश्चन कैलकुलेटिव बनाते ही है। चलिए अब हम सीखते हैं 5 की बाध्यता, कि कौन सी संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सर देखो, संख्या के इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 0 का मतलब समझ गए ना, 10। अगर संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 होगा तो 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। दूसरा आ गया 25 की बाध्यता। 25 क्या है? 25 5 का परिवार है। जैसे 2 की फैमिली थी ना, वैसे 5 की पावर फैमिली है। 5 की घात 2 जब होता है तो 25 होता है। 25 के लिए भी क्या देखते हैं? 25 के लिए लास्ट की 2 संख्या देखते हैं। 25 के लिए क्या देखते हैं? लास्ट की 2 संख्या। लेकिन 25 के लिए जो आपको याद रखना है कि कोई संख्या है वो 25 से डिविजिबल है या नहीं है, ये बहुत ज्यादा काम आता है कैलकुलेशन में, ठीक है। वो क्या है, ध्यान से देखना कि 25 होना चाहिए पीछे लिखा हुआ, 50 होना चाहिए, 75 होना चाहिए और 00 होना चाहिए। 00 का मतलब 100। अगर ये 4 संख्याएं आपको दिख जाएगी किसी संख्या के पीछे तो उसमें 25 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब आप कहीं कैलकुलेशन कर रहे थे और आपको दिख गया कि 2025 बट्टा 25 या बट्टा 625, तो आपको पहली बात तो ये पता चल गई दोनों ही 25 से कट रही है, ठीक है। अगर यहाँ लिखा होता 675 तो भी आप कहते हैं हाँ दोनों ही संख्याएं 25 से कट रही है। तो आपका पहला स्टेप इतना सिंपल हो गया, ठीक है। हाँ कैसा रहा मनीष जी आपका एग्जाम? आपने जब काटा 25 से, 25 8 200, 25 8 200 और 25 से कम 25, 25 से काटा इसको तो कितनी बार कटेगा? 26 27, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, कितना बच गया? 17 और 5 25 इंटू 7 175, 27 तिया 81, 27 तिया कितना हो गया? 81। अब 27 तिया 81 किसी से नहीं कटता तो कोई बात नहीं, अभी 3 की बाध्यता से काट लेते हैं। आप आगे जाके 3 की बाध्यता सीखोगे कि सर 81 लिखा है, 27 लिखा है, इसके अंकों का योग 9 है, इसके अंकों का योग 9 है, दोनों ही 3 के पाड़े वाले हैं, 3 से काट लेंगे सर। 3 दूनी 6, ठीक है, कितना आया? 3 दूनी 6, 2 7 3 7 21, 3 नम 27। अब 9 का पाड़ा तो आता है, यूं नहीं समझ से 9 का पाड़ा नहीं कट रहा, समझ रहे हो ये चीज। एक 148 205 का एलसीएम पूछा डायरेक्ट। हाँ कुछ सवाल तो हर एग्जाम में सिंपल पूछे ही जाएंगे, ये तो एग्जामिनर का पैटर्न है ही। कुछ सवाल सिंपल पूछे जाएंगे, कुछ टफ पूछे जाएंगे। तो 25 की बाध्यता का नियम दिमाग में आ गया सर हमारे। 25 की बाध्यता का नियम बड़ा सरल है और वो हमारे दिमाग में आ चुका है, और वो ये है, क्या है? हम देखेंगे अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक 25 है, 50 है, 75 है और 00 है तो संख्या 25 से भाज्य है। अब हम बात करते हैं 125 की बाध्यता के नियम। 125 की बाध्यता का नियम क्या है? 125 भी आपकी 5 की घात 3 है, 5 की पावर फैमिली है ये, 5 की घात 3 125 होता है। इसमें लास्ट की 3 संख्याएं देखेंगे, लास्ट की 3 संख्याओं में 25 का भाग 125 का भाग जाना चाहिए। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए हमें 8 चीजें याद करनी पड़ेगी। कितनी चीजें याद करनी पड़ेगी? 8। अब ध्यान से सुन लो भाई,
क्या सर 125 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसके लिए 8 बातें याद रखनी पड़ेगी कि किसी भी संख्या के लास्ट में या तो 125 हो, ठीक है, 125 का डबल कर लो 250 हो, ठीक है, 250 का डबल कर लो 250 का डबल 500 हो, ठीक है, इन दोनों के बीच में देखो 125 जोड़ने से क्या आएगा 375 हो, 500 के बाद 750, इन दोनों के बीच में क्या आएगा 625 हो। आपको याद करना पड़ेगा, इसमें आप जोड़ोगे कितना आएगा 875 हो, और लास्ट में 0 0 0 1000, क्योंकि 3 0 का मतलब होता है 1000। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लास्ट के 3 अंक ये आपको याद रखने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई? वापस सुन लो। देखो सर 250 ठीक है, 500 ठीक है, 750 ठीक है, और 1000, ये तो सर सरलता से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 तो याद हुए, देखो 4 तो याद हो गए ना सरलता से, कि 4 लास्ट में ये 4 है, 250 है, 500 है, 750 है, ठीक है, और 0 0 है, तो 125 से कटेगी। हम भाज्यता के नियम सीख ही इसीलिए रहे हैं, मैंने क्या कहा था, मैं नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, मैं भाज्यता के नियम इसलिए सिखा रहा हूं कि कोई भी चैप्टर में हम जो कट पट करेंगे, हमें कट करना पड़ेगा, सरल अनुपात निकालना पड़ेगा, संख्याओं को सरल करना पड़ेगा, तो इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कल इसकी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी कराऊंगा मैं आपको। 125 आपको सर आनंद आ गया, 375 ठीक है, 625 और 875, ये लीजिए। अब ये 4 याद कर लीजिए, इसमें क्या है 125 625 375 875, मैंने याद कराया ना, 125 625 375 875, क्या बोला मैंने 125 625 375 875। अब इतना तो याद करने वाले बच्चे को इतनी हिंट तो बहुत है, 250 500 750 1000, 125 625 375 875, ये 8 संख्या, ये 8 आपको पेयर देखने हैं, किन्हीं भी संख्याओं के लास्ट में लास्ट के 3 अंक इन 8 में से कोई हो तो वो संख्या 125 से पूरी भाज्य है। आगे बात समझ में? ये थी आपकी 125 की भाज्यता। अब आपकी 625 की भाज्यता क्या है, वो 625 की भाज्यता अभी थोड़ी देर पहले बताई, नहीं बताई तो अब सुन लो। 625 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, उसके लिए लास्ट की 4 संख्याएं देखेंगे, क्योंकि 625 आपके 5 के परिवार का हिस्सा है और 5 की घात 4 करने से आता है, तो लास्ट की 4 संख्याओं में अगर 625 का भाग जाएगा तो संख्या में 625 का भाग जाएगा। अगर आप 625 के लिए याद करना चाहते हो तो आपको केवल 4 चीजें याद करनी पड़ेगी, आसानी से याद भी हो जाएगी। वैसे लास्ट में 625 हो, 625 का डबल 1250 हो, 1250 में 625 जोड़ेंगे 1875 हो, या लास्ट में 4 0 हो, याद हो गए। 625 का डबल 625 का डबल, देखो 625 का डबल 1250, 625 का 3 गुना 1875 और 625 का 4 गुना 10,000, वो पहले ही आपके दिमाग में होना चाहिए था। नहीं 4 गुना नहीं, सॉरी 625 का, हाँ सॉरी 625 का 4 गुना ही हुआ ना, 0 0 0 0। क्लियर है? तो अभी तो हमने याद किया था 625 इंटू 16 वाली कहानी याद करी थी, 4 0 10,000। कोई दिक्कत थी क्या वहां पे? चेक कर लेते, रुको। एक कहानी यहाँ पे भी तो याद करी थी आपने, 10,000 बटा 625। हाँ 625 से पहले 1,000 आएगा, हाँ बिल्कुल 625 का बिल्कुल बराबर 10,000, ये लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सही है कहानी पूरी एकदम। 625 दिख जाए, 1250 दिख जाए, 1875 दिख जाए और 0 0 0 0 दिख जाए, और आप ऐड करके देखना, ऐसे ऐड ऑन करके देखना, इसमें कहीं और तो कोई पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्योंकि और पेयर बन सकता है इसमें। अगर आप 1875 को देखोगे, करके देख लेते हैं, दिमाग में कोई बात आई गई है तो अधूरी क्यों छोड़ी जाए, क्या पता कोई कंफ्यूजन हो जाए। 0 0 ठीक है भाई, 0 0 1 आ गया, 9 6 15, हासिल का 1 2500, तो लास्ट में 2500 होगा तो भी 625 का भाग जाएगा। इसका मतलब इसको कैरी ऑन करना पड़ेगा। तो 625 के लिए कहने का मतलब ये हो गया, बहुत बात को सिंपली समझिएगा, यहाँ 4 थे यहाँ 8 थे, तो यहाँ ऐसे 16 फेर देखने पड़ेंगे, फिर कहानी तो ये है कुल मिला के। लेकिन ये अपने इतने काम नहीं आएगी, तो इसमें आप उलझिएगा मत। आगे बात समझ में? इसमें नहीं उलझना है, ठीक है, क्लियर कहानी, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम सिंपल बात है। तो ये वाली कहानी है, उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 625 की भाज्यता का नियम क्या है।
लास्ट के 4 अंकों में 625 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं 3 की भाज्यता का, कि कौन सी संख्या 3 से भाज्य है, उसके बारे में बात करी जा रही है। हाँ बताइए, यहां तक की बातें सबको समझ में आ गई भी? एक बार ऊपर दिखाओ जरा, कितने बच्चे देख रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे। अब हम बात करते हैं 3 की भाज्यता के नियम का। तो 3 की भाज्यता का नियम क्या है? 3 और 9 के लिए अंकों का योग देखा जाता है। क्या कहा? 3 और 9 के लिए संख्या के अंकों का योग देखा जाता है। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़े वाली संख्या हो तो संख्या 3 से भाज्य होगी। ठीक है, और अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 के पहाड़े वाला हो तो संख्या 9 से भाज्य होगी। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। अब देखो सर, यहाँ पे लिखा है 1 2 3, नॉर्मल सी संख्या है। ठीक है, 3 2 5 1 6, अंकों का योग 6 आ गया तो संख्या 3 से क्या है? भाज्य। इसके अंकों का योग 4 3 7 1 8 आया तो संख्या 3 से भाज्य नहीं है। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। इसके आगे की बात क्या है उसको ध्यान से सुनना। इसके आगे की बात यह है, एक बड़ी सी संख्या आपके सामने लिखी गई और आपको पता करना है कि ये 3 से भाज्य है या नहीं। अब आप इसके अंकों का योग करोगे तो समय लग जाएगा, तो अब आप दिमाग लगाओगे, जोड़ जोड़ के 3 के पहाड़े वाली संख्या बनाओगे और उनको गायब करते जाओगे। लास्ट में अगर कुछ नहीं बचा तो संख्या 3 से भाज्य है, अन्यथा नहीं है। मैंने क्या कहा उसको सुनो। देखो सर, 3 को हटा दो, जोड़ोगे आप 3 को हटा दो, 6 को हटा दो, इस 3 को हटा दो। क्यों? ये 3 के पहाड़े वाले हैं। अब देखो 4 और 5 9, ये भी हट गए। जोड़ जोड़ के हटाओ, 7 और 2 9, ये भी हट गए। तो सब चले गए, इसका मतलब ये संख्या 3 से भाज्य है। बस इतनी सी बात है। अब नीचे वाली में चेक करो आप। करो सर। देखो सर, 7 और 2 9, ठीक है, 3 9, 4 और 1 5 आया सर। 5 आया लास्ट में, तो 5 तो नहीं आएगा 3 के पहाड़े में, यहाँ तो 5 बच गया। इसका मतलब ये वाली संख्या 3 से भाज्य नहीं है। तो ये भाज्यता का नियम ये है। यूं नहीं, आप जोड़ जोड़ के, ठीक है, यूं नहीं है कि आप जोड़ जोड़ के चेक करो। तो आपको जोड़ जोड़ के चेक नहीं करना है, आपको इस तरह से चेक करना है। ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे जो बैचेज है उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 17 साल और 18 साल की उम्र वाले हैं, कई 16 साल की उम्र वाले भी हैं। तो आप समझ लेना, अगर उन्होंने हिम्मत रखी, यानी मैं सर रोज पढ़ूंगा, और 1 साल टिके हुए रह गए, तो वो अधिकारी बनने का सपना भी देख सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, बाकी तो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, सबके अपने अपने टारगेट है, और आप कितनी मेहनत करते हो उस पर डिपेंड करता है। 9 की भाज्यता का नियम, जैसे यहाँ 108 लिखा है, इसके अंकों को जोड़ा, 108 को जोड़ा तो 9 आया, 9 आता है 9 के पहाड़े में। बिल्कुल। यहाँ लिखा है 2 3 7 6, क्या लिखा है? 2 3 7 और 6, 7 और 2 9, 6 और 3 9, सब कट गए ना, सब 9 के पहाड़े से कट गए। इसका मतलब संख्या क्या है? संख्या 9 से भाज्य है। आई बात समझ में? बिल्कुल सर आई। आगे क्या लिखा है ध्यान से देखिएगा। आगे ये लिखा है सर 9, 7 और 2 9, 4 3 7 8 9, 8 1 9, सब कट गए सर। इसका मतलब संख्या 9 से क्या है? ये संख्या 9 से भाज्य है। समझ गए? बिल्कुल। 4 और 5 9, ठीक है सर। अब देखो 7 और 3 10 1 11, 11 बच गया सर। 11 तो 9 के पहाड़े में नहीं आता, इसका मतलब ये संख्या 9 से भाज्य नहीं है। तो बात समझ गए ना? भाज्यता चेक करते वक्त क्या चीज काम में लेनी है? थोड़ी सी स्मार्टनेस काम में लेनी है। जोड़ के बड़ी सी संख्या बना दो और जोड़ने में गलती हो जाए बाई चांस, है ना? तो ऐसा काम नहीं करना अपने को। यहां तक की बात आई होप सबको क्लियर है। आगे बढ़ा जाए। 11 की भाज्यता का नियम। 11 की भाज्यता का क्या नियम है? ध्यान से देखिएगा, ये भी बड़ा फेमस है। 11 की भाज्यता भी बड़ी काम आती है। कहां काम आती है बता देता हूं, ध्यान से सुनना। जब आप मेंसुरेशन पढ़ोगे, ठीक है, बात को सुनिएगा जरा ध्यान से। हल्की सी जो चीजें बता रहा हूं उसको दिमाग में फिट करने की कोशिश करो जरा। देखते हैं कौन कौन याद कर पाता है और कौन कौन याद रखता है। अब वो बच्चे, कई बच्चे ऐसे हैं जिनके गरज है सिलेक्शन लेने की, वो याद रख लेते हैं इन बातों को, है ना? जब आप इसको लिखते हो, ये भाई साहब वर्थ है, इसको सर्कल या वर्थ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सर्कल या वर्थ। ठीक है, बिल्कुल सर, सर्कल कहते हैं, वर्थ कहते हैं। अभी क्यों सर्कल पढ़ा रहे हो? अभी सर्कल नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी छोटी सी जानकारी दे रहा हूं। अभी याद कर लोगे, उस टाइम पढ़ोगे, उस टाइम दिमाग चलेगा। समझ गए? बिल्कुल। इसका क्षेत्रफल क्या होता है सर? इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसकी परिधि देखो, मैं परिधि पे लाइन कर देता हूं फिर। इसकी परिधि, ये नहीं परिधि, ये देखो ओनली परिधि की बात कर रहा हूं। अगर क्षेत्रफल पूरा अंदर का एरिया क्षेत्रफल होता है, इसकी परिधि 2 पाई आर होती है बिल्कुल। सर आप अभी तो भाज्यता पढ़ा रहे थे, अब आप कहां पहुंच गए? अरे मैं तो पाई के बारे में बात कर रहा हूं भाई। पाई का मान क्या होता है? पाई का लगभग मान 22/7 लिखा जाता है। पाई का लगभग मान
22/7 लिखा जाता है। लगभग मान, पाई का एग्जैक्ट मान नहीं होता 22/7। ये पाई का वास्तविक मान नहीं है। क्यों नहीं है सर ये पाई का वास्तविक मान? ये वास्तविक मान नहीं है, पाई का लगभग मान है। आप 3.14 लिखते हो वो भी पाई का लगभग मान है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। अब ये इरेशनल नंबर तो मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आप ये बात याद रख लेंगे ना तो कई एग्जाम में तो यही पूछा जाता है कि पाई है और नीचे 4 संख्या लिखी रहती है। तो पाई एक क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब हमारी गणना में बार बार पाई काम आएगा और पाई का मान हम 22/7 लिखेंगे, क्योंकि हमारा सवाल कहेगा मान लो पाई बराबर 22/7 है, प्रश्न खुद कह देगा। हाँ, वहां जब आप पाई का मान 22/7 लिखोगे तो 22 के अंदर 11 छुपा हुआ है, तो कई बड़े बड़े सवाल आपको हल ही नहीं करने पड़ेंगे, केवल 11 के गुणज से ही उत्तर निकाल लोगे। क्या कहा आपने? 4 ऑप्शन में सिर्फ ये देख लोगे कौन सा 11 का गुणज है, वहीं से उत्तर आ जाएगा। और इससे आपके मेंसुरेशन के बड़े बड़े सवाल सरलता से हल हो जाते हैं। ठीक है, अब बात आ गई है सर तो 4-5 फॉर्मूले तो याद करके ही जाएं आज, अभी जाने का समय नहीं हुआ, ध्यान रख लेना। ठीक है, बात आई है तो ये जो फॉर्मूले आज मैंने लिख दिए हैं, आज के बाद आप खुद को चैलेंज करो, मुझे चैलेंज करो कि सर ये पूछ लेना आज के बाद आप कभी भी। हाँ बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, निश्चिंत रहिए। ये क्या है सर? ये तो सर्कल है, वर्त है। ये क्या है? ये गोला है, स्फेयर। जिसे आप बोल जो होती है आपकी गोलाकार होती है, जो 3D आकृति है, उसके बारे में बाद में पढ़ लेना। ठीक है, इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, टोटल सरफेस एरिया जिसे आप बोलते हो, क्या बोलते हो? क्षेत्रफल बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, वो होता है 4πr²। तो आप याद रखना ये क्या है? 4πr²। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो 2-3 फॉर्मूले आ गए हैं सामने, तो लिखवा रहा हूं, याद करके आओगे। इसका आयतन या वॉल्यूम, ठीक है, जो ठोस वस्तु है इनका वॉल्यूम होता है। ठोस या जो 3D आकृति होती है, वो जो स्थान घेरती है। 3D आकृतियां, त्रिविमीय आकृतियां क्या करती है? स्थान घेरती है। ठीक है, बिल्कुल। इसका आयतन होता है सर 4/3πr³। क्या होता है? 4/3πr³। अब ये याद कर लेना भाई, और 2-1 फॉर्मूले और लिखा देता हूं, वो भी याद करके आओगे कल। ठीक है, चलिए। अब जब ऑफलाइन हम पढ़ाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जो बच्चे नहीं याद करके आते हैं ना, उनकी चोटी पकड़ लेते हैं। ठीक है, अगले दिन धीरे से क्लास में उससे मिलने जाने के बहाने उसकी थोड़ी सी चोटी पकड़ के खींच लेते हैं। ठीक है, तो अगले दिन याद करके आता है। अब ऑनलाइन में तो ऐसी सुविधा है नहीं अभी फिलहाल, तो भविष्य में तो पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, अभी तो नहीं है। ठीक है, ये आपका बेलन है, इसे बेलनाकार आकृति कहते हैं। जो भी आकृतियां इस तरह की होती है, बेलनाकार आकृति होती है, इसे बेलन या सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h+r। जब हम इनको पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ेंगे कैसे आए, कहां से पैदा हुए, लेकिन फिलहाल तो आपको याद करने। और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या वर्ड बोला मैंने? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है इसका, वो होता है 2πrh। क्या होता है? 2πrh, बिल्कुल। और इसका वॉल्यूम या आयतन जो होता है वो होता है πr²h। याद है πr²? अभी थोड़ी देर पहले आया था। हाँ, πr²h क्या होता है? इसका वॉल्यूम होता है। तो आप इसको याद करके आइएगा। ठीक है, बिल्कुल सर। सर ये क्या, कहाँ पहुंच गया? हमारे चैप्टर का नाम चेंज हो गया क्या? अरे चैप्टर का नाम चेंज नहीं हुआ। पाई देखो, पाई आ रहा है ना बीच बीच में, तो 11 की बाध्यता काम आएगी। तो पाई आ गया है तो कुछ फॉर्मूले भी आज याद करा देता हूं, ताकि आप टाइम पे याद कर लोगे तो आपको याद हो जाएंगे। और अगर आप याद कर लोगे तो आगे का काम हम आपका करवा देंगे, जिसे बोलते हैं सिलेक्शन। बेलन के अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करो, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l+r, और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l, और इसका आयतन होता है बेलन के आयतन का 1/3। बेलन का आयतन होता है πr²h, इसका होता है 1/3 πr²h। इसके अंदर एक बात स्पेशल है, उसको भी ध्यान से सुनना आप, कि यहां h4 हाइट है। h4 क्या है? हाइट। ठीक है, बिल्कुल, जिसे आप ऊंचाई बोलते हो। हाँ सर, ऊंचाई बोलते हैं। तो यहां आपके h भी है और l भी है। ऐसा क्यों? जब आप सिलेंडर, इसकी
शंकु की बात करते हो, नाम तो बताया मैंने आपको इसका, कोण, शंकु, नाम तो गलत नहीं बता दिया कहीं, कोण या शंकु तो बताया मैंने इसका नाम, ठीक है, नहीं बताया तब बता देता हूं, इसको शंकु या कोण कहते हो, ठीक है बिल्कुल। ये देखो सर बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ये शंकु है, इसमें दो तरह की ऊंचाई होती है, ऊंचाई तो यही होगी सर, अगर कोई ठोस शंकु होगा तो उसके एकदम ऊपर वाले कॉर्नर से जमीन पे ऐसी सीधी लाइन आएगी, वही उसकी ऊंचाई होगी, ठीक है। ये इसकी त्रिज्या है सर, अरे इसमें कहां से त्रिज्या आ गई सर, शंकु में वर्त होता है क्या, हाँ शंकु के आधार पे वर्त होता है, ठीक है। और ये इसकी तिरछी ऊंचाई होती है जिसे कहते हैं स्लांट हाइट, और इसे एल से लिखते हैं, इसे क्या कहते हैं हम, इसे हम स्लांट हाइट कहते हैं और एच से लिखते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भाज्यता इतना आसान सा चैप्टर चल रहा था, कहां सर ने इसमें बीच में फॉर्मूले घुसेड़ दिए। मैं अपनी गरज के कारण ऐसा कर रहा हूं, ताकि जब मैं ये पढ़ाऊं तब ये चीजें आपको याद हो और मैं आपको सिलेक्शन तक ले जा पाऊं। फिलहाल हमें केवल 11 की भाज्यता सीखनी है, ठीक है सर। अब 11 की भाज्यता को पहले दिमाग में सेट करने के लिए एक छोटी सी बात दिमाग में सेट करो, और वो छोटी सी बात क्या है, ध्यान से सुनो। वो छोटी सी बात है, देखो 11 का वर्ग क्या होता है, वर्ग तो याद है ना, हाँ सर 40 तक सबने याद कर ली, गुड, नहीं किए नॉट गुड, याद कर लो। 11 का वर्ग 121 होता है। अब इसमें चेक करा देता हूँ भाज्यता कैसे निकालते हैं 11 की, फिर बड़ी बड़ी संख्याओं में लगा के देख लेना, ठीक है सर। चेक कराओ, 1 2 1, एक संख्या को ऊपर ले जाओ, ले गए सर, एक को नीचे ले आओ, ले आए सर, एक को ऊपर ले गए, ले गए। इसको कहते हैं एकांतर क्रम की संख्याओं को एक साथ जोड़ दो, ऊपर वालों को जोड़ा 2 आया और नीचे वालों को जोड़ा 2 आया। इन दोनों का अंतर देखो, इन दोनों का क्या देखो, इन दोनों का डिफरेंस देखो, क्या देखो, इन दोनों का डिफरेंस, इनका जो डिफरेंस है, इनका जो अंतर है, या तो वो 0 होना चाहिए या वो 11 के पहाड़े वाला होना चाहिए। क्या कहा, या तो वो क्या होना चाहिए 0, और या वो क्या होना चाहिए 11 के पहाड़े वाला, तो संख्या 11 से भाज्य होगी। ये 11 की भाज्यता का नियम है। अब यह एक संख्या लिखी है 72039, क्या ये संख्या 11 से भाज्य है सर? आप एक ऊपर एक नीचे वाला कॉन्सेप्ट चलाओ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ऊपर वाली संख्याओं को अलग जोड़ लो सर आप, 9 7 16, नीचे वाले को अलग जोड़ लो 5। इन दोनों का अंतर देखो सर, इन दोनों का अंतर आया 11, और 11 11 के पहाड़े में आता है। मैंने क्या, या तो अंतर 0 आ जाए, ऊपर की जोड़ और नीचे की जोड़ बराबर हो जाए, अंतर 0 आ जाए, या जो अंतर है वो 11 के पहाड़े वाला आ जाए, ठीक है सर। 4 1 3 2 2 3 1 4, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ऊपर वालों को जोड़ा देखो ध्यान से, 4 3 7 2 9 1 10, नीचे वालों को जोड़ा 1 2 3 3 6 और 4 10, इसका जोड़ 10, इसका जोड़ 10, अंतर आ गया 0, ये संख्या भी 11 से भाज्य है। ये क्या है, ये आपके 11 का भाज्यता का नियम है। इनसे मिक्स होके बड़े तगड़े सवाल बनते हैं, वो मैं नंबर सिस्टम में करवाऊंगा आपको बकायदा। आनंद कुमार जी अगर ये वीडियो पहले का है तो फिर मैं भी आपका नाम कैसे ले पा रहा हूं? ऐसा बोलो कि ऐसी स्लाइड मैंने कहीं और पढ़ाई होगी, तो मेरे, ये आपकी और मेरी प्रॉपर्टी है ना, E2 अकेडमी का माल है ये तो, है ना, ये तो आपकी और मेरी प्रॉपर्टी है। तो मैंने कहीं और पढ़ाने के लिए भी यही स्लाइड काम में ली होगी कि भाई भाज्यता सिखानी है, तो रोज नई स्लाइड क्यों बनाऊंगा, देखो कितनी अच्छी डिजाइन करके बनाई है ना। चलिए, तो आपको लग रहा होगा ऐसा। अब हम बात करते हैं सहअभाज्य गुणनखंड। सहअभाज्य गुणनखंड, अब सहअभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं, ध्यान से सुनिए। क्या सर, वो संख्याएं जो आपस में नहीं कटती है, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है, जिनमें उभयनिष्ठ कुछ नहीं होता, उनको सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। सहअभाज्य गुणनखंड की बात क्यों हुई, क्योंकि देखो सर, हमने भाज्यता का नियम किसका किसका चेक किया, 2 का किया, 3 का किया, 4 का किया, 5 का किया, 6 का नहीं किया, 7 का नहीं किया, 8 का किया, 9 का किया, 10 का कर लो। इकाई का अंक 0 होगा तो संख्या 10 से भाज्य होगी, अगर संख्या के इकाई का अंक 0 होगा तो संख्या 10 से भाज्य होगी, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ छोटी सी, 6 का कहाँ गया, 7 का कहाँ गया? अभाज्य संख्याओं के लिए तो भाज्यता के नियम अलग होते हैं, बहुत लंबे तक आप याद कर सकते हो, वो आपके काम नहीं आते, फिर भी हम थोड़े बहुत देख लेंगे उनको, ठीक है। लेकिन जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं, जैसे 6 हो गया, उसकी भाज्यता का नियम पता होना चाहिए। जितनी भी भाज्य संख्या है उन सबकी भाज्यता का नियम पता होना चाहिए आपको, बिल्कुल सर। तो अब 6 की भाज्यता का नियम क्या है, तो सर 6 के टुकड़े करते हैं 2 × 3, तो 2 का भी भाग जाना चाहिए और 3 का भी भाग जाना चाहिए। 12 की भाज्यता क्या है, 4 का भी भाग जाना चाहिए, 3 का भाग जाना चाहिए, इसके टुकड़े किए। अब आपके दिमाग में एक पिक्चर आ जानी चाहिए, 2-3 परिभाषाएं भी आपके दिमाग में आ जाएगी उससे, ठीक है। और वो परिभाषाएं क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा
तब मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य गुणनखंड, वो अलग है। या मैं आपको भाज्यता के नियम पढ़ा रहा हूं। सर देखो कहानी ये है कि 12 के आप टुकड़े कर सकते हो 2 × 6 कर सकते हो, लेकिन ये तो आपस में कटते हैं सर, इनमें तो 2 कॉमन आ रहा है, इनमें तो क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है बिल्कुल। लेकिन अगर 12 के टुकड़े वो करें हम 4 × 3 तो इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब एक कॉमन आना है या कुछ भी कॉमन नहीं आना। कॉमन क्या आ रहा है, एक कॉमन आना है या कुछ कॉमन नहीं आना। हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, और वास्तव में एक कॉमन आ रहा है, मतलब कुछ भी कोई संख्या एक के बाद की कोई भी कॉमन नहीं है। तो आपको सह अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 7 भी आ जाएगा अभी आगे, ठीक है, आगे आएगा अभी थोड़ी देर बाद, सब आएंगे। जब मैंने 6 से 9 पे गया तो आपने नहीं कहा ना 7 क्यों नहीं आया, तो आगे आएगा 7, निश्चिंत रहो। तो आपको ये ऐसे टुकड़ा देखना है जो टुकड़े आपस में नहीं कटे। क्या कहा, जो टुकड़े आपस में नहीं कटे, ऐसे टुकड़े आपको बनाने हैं। और ऐसे टुकड़े बनाने की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि ये चीज एलसीएम एचसीएफ में वापस काम आती है। ठीक है, चलिए, इसका मतलब अगर 4 का भाग जाएगा और 3 का भाग जाएगा तो संख्या में 12 का भाग जाएगा। मतलब कोई व्यक्ति अगर हमारे सामने ऐसे बड़ी सी संख्या लिख देगा और हमसे पूछेगा इसमें 12 का भाग जाएगा क्या, कि इसमें 12 का भाग पूरा पूरा जाएगा क्या, ठीक है, हाँ बिल्कुल पूरा ध्यान दे रहे हैं आपकी बात पे। इधर देखो, क्या सर इसके तो लास्ट में 18 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 18, क्या 18 आता है 4 के पहाड़े में, नहीं आता सर। अब 4 से ही भाज्य नहीं है तो मैं 3 से अंकों का योग करके क्यों चेक करूंगा, ठीक है, बिल्कुल सर। अब आगे बढ़िए, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल 18 और 24 की भाज्यता के बारे में बात करते हैं। इन सब पे एग्जाम में बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। देखो 6 × 3 नहीं लेंगे क्योंकि इसमें कॉमन आ रहा है 9 × 2, मतलब किसी संख्या में 18 का भाग जाएगा ही नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 का भाग जा रहा है क्या, 2 का भाग जा रहा है, देखना सरल है। 2 के लिए हमें इकाई का अंक देखना है, 0 2 4 6 8 0 है तो 2 का भाग जाएगा, ठीक है। अब बात को ध्यान से सुनिएगा, 24 है 6 × 4, 6 × 4 8 × 3, तो 6 × 4 तो काम का नहीं है सर, आपस में कट रहा है। तो अभी हम सीख के आए 6 और 4 आपस में कटते हैं, ये भी 2 से कटता है, ये भी 2 से कटता है। हमें तो ऐसा टुकड़ा लेना है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, कॉमन एक हो। 8 × 3, तो 24 की भाज्यता के लिए हम 8 और 3 से भाज्यता देखेंगे। 8 का भी भाग जाना चाहिए और 3 का भी भाग जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं 77, 11 और 7 का देखेंगे। 11 का भाग जाए, 7 का भाग जाए, 88, 11 का भाग जाए, 8 का भाग जाए, 99, 11 9 99, 11 का भाग जाए, 9 का भाग जाए, तो इन संख्याओं का भाग जाएगा। समझ रहे हो, बिल्कुल। आगे की बात करी जाए, लीजिए 7 की भाज्यता का नियम क्या है। मैंने कहा 7 की भाज्यता का नियम वैसे तो आपके कुछ काम नहीं आएगा, लेकिन आप जान लो, ठीक है। एमपी में 7 वाला पंगा कभी कभी हो जाता है। एमपी में मतलब एमपी बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं, एमपी बोर्ड मतलब एमपी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं अलग अलग तरह के, वो लोग अभाज्य संख्याओं से भाज्यता कभी कभी पूछ लेते हैं। गलत बात है, वो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन पूछ लेते हैं। बाकी दूसरे राज्यों में ऐसी समस्या नहीं है फिलहाल। अब बात को ध्यान से सुनिए, कोई भी संख्या हमें मिलेगी, हमें चेक करना है कि 3 7 से भाज्य है या नहीं। इसको मुझे चेक करना है संख्या 7 से भाज्य है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं संख्या को लिख देता हूं, लिख दो। सबसे लास्ट वाली संख्या को अलग कर दूंगा और बाकी सबको अलग कर दूंगा, बाकी जितने भी उनको अलग कर दूंगा, ठीक है। अब मैं 3 का डबल करूंगा, 3 दूनी 6 कर दिया, इस आगे वाली संख्या में से घटाऊंगा। अब 34 में से 6 घटाया तो कितना आ गया, 28 आ गया। अगर या तो 0 आ जाए या संख्या क्या आ जाए, 7 के पहाड़े वाली आ जाए, तो संख्या 7 से भाज्य होगी। तो क्या आपको 7 की भाज्यता का नियम पता चल गया? हाँ सर पता चल गया। ऐसा काम करके 7 से कटेगा नहीं, आप चेक कर सकते हो। आगे बात समझ में? जैसे मैं एक चेक करवाता हूं, मैंने लिख दिया 424, क्या लिख दिया 424। अब मैं कह रहा हूं इसमें 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। आप कहोगे से 4 को अलग कर लो, इसका दुगुना कर दो अलग करके, 4 दूनी 8, आगे वाले को अलग कर लो, 42 को अलग कर दिया, 42 में से 8 घटाएंगे और जो भी आएगा उसमें अगर 7 का भाग जा रहा होगा तो संख्या में 7 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। तो 7 की भाज्यता समझ में आ गई? बिल्कुल। आप चाहो तो याद कर सकते हो। मैंने याद करने के लिए लिखा -2u। -2u मतलब क्या है, देखो ऊपर -2u क्या है, यूनिट डिजिट को डबल करके माइनस करना है आगे वाली संख्या में। ये आप ऐसे याद रख सकते हो, -2u, यूनिट डिजिट को डबल करके आगे वाली संख्या में से माइनस करना है, ठीक है, बिल्कुल। अब 13 की भाज्यता क्या है, किसी संख्या में 13 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, कैसे पता चलेगा? देखो ये किसके लिए है, ये सब अभाज्य संख्याओं के लिए अलग नियम है। जितनी भी दुनिया में अभाज्य संख्या है उनके लिए अलग नियम है। अब अभाज्य संख्याएं खत्म तो नहीं होगी ना, तो आप बहुत आगे तक तो नियम याद नहीं कर पाओगे, आप समझ रहे हो ना, आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और ऐसी कोई जरूरत पड़ जाएगी फिर भाग देके देख लेना, सिंपल।
13 की बाध्यता का नियम क्या है, ध्यान से देखो, +4u। +4u का मतलब क्या हुआ, जो भी आपका इकाई का अंक है उसको अलग कर लो, उसको पहले 4 गुना करो और फिर जो पीछे संख्या बचती है उसमें जोड़ो। अब मैं क्या कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, इस एक्टिविटी को सुनो, आप करनी नहीं है, काम की नहीं है, सुन लो बस एक बार। देखो इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया बिल्कुल। इसका 4 गुना किया, इसका 4 गुना कितना हो गया सर, 36 हो गया। आगे वाली संख्या में जोड़ा, देखो पिछली बार घटाया था, इस बार जोड़ा है। तो 13 की बाध्यता के लिए अगर आपको याद करना हो ना, तो आपके दिमाग में अगर एक वर्ड याद रह गया कि +4u। अब मैंने जैसा कहा, आपका कोई अच्छा सा मित्र हो, ठीक है, तो उसे आज पकड़ लो, नहीं हो तो बनाओ पढ़ाई के हिसाब से, और उसे जाके आज कहो तेरे को 13 की बाध्यता पता है क्या, तो नहीं, +4u +4u +4u। उसे पकड़ के बताओ, कंफ्यूज हो जाना चाहिए वो, ये +4u क्या है। अरे भाई u मतलब यूनिट डिजिट, मतलब इकाई का अंक। सबसे लास्ट में जो है उसको 4 गुना करो और जो आगे जो संख्या बच रही है उसमें जोड़ दो। जोड़ने से जो संख्या है वो 13 के पहाड़े वाली है, तो संख्या 13 के पहाड़े वाली होगी, तो संख्या 13 से भाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल। 17 की बाध्यता क्या है सर, -4u -5u। 17 की बाध्यता है -5u। -5u का मतलब ये है, लास्ट अंक को अलग कर लो, कर लिया सर, उसको 5 गुना कर लो, कर लिया सर, आगे जो बच गया उसमें से घटा लो सर। या तो जीरो आ जाए या 17 के पहाड़े वाली संख्या आ जाए, या तो आ जाए 0 या आ जाए 17 के पहाड़े वाली संख्या, तो संख्या होगी 17 से भाज्य। ठीक है, बिल्कुल सर। और फाइनली जैसे कि 19 की बाध्यता चेक करनी है तो +2u, 17 -2u, सॉरी 7 -2u, 19 +2u। 7 क्या था, -2u, 19 क्या है, +2u। ऐसे कॉम्बो बना के याद करने की कोशिश करो। ठीक है, बिल्कुल। हाँ भाई, लास्ट संख्या को अलग कर लो, कर लिया सर, दुगुना कर लो, कर लिया सर, 3 दूनी कितना हो गया, 6, आगे वाली संख्या में जोड़ दो, आगे क्या बचा, 13, 13 में 6 जोड़ा 19। ये संख्या है तो 0 आ जाए या 19 के पहाड़े वाले आ जाए, तो संख्या 19 से भाज्य है। आगे बात समझ में। अब मैं जो बात कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। जैसे कि मैंने आपसे पूछ लिया कि 25 गुणा, यहां क्या लिखूं कि 25 25 आ जाए। ठीक है, कि यहां 25 लिखा है, यहां क्या लिखूं कि 25 गुणा 25 आ जाए। और दूसरा सवाल अगर आपसे मैं ये पूछ लूं, यहां मैं क्या लिखूं, यहां मैं क्या लिखूं कि उसको अगर मैं 101 से गुणा करूं तो 52 52 आ जाए, 25 25 का उल्टा 52 52 आ जाए। ठीक है, तो कल हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुन लेना। कल की क्लास में हम क्या करने वाले हैं उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। कल की क्लास में हम 2 कार्य करने वाले हैं। एक तो जो आज आपने सीखा है उस पर हम सिंपल क्वेश्चन करेंगे, और सिंपल क्वेश्चन हम खूब सारे करेंगे क्योंकि हम सिंपल क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे। और दूसरा क्या करेंगे, कल हम दूसरा कुछ स्पेशल बातें जानेंगे बाध्यता के नियमों से संबंधित। ठीक है, जिससे बड़े बड़े एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और ये जो स्पेशल बातें हम जो जानेंगे उसके सवालों की एक विशेषता होगी कि वो सबसे छोटे लेवल के एग्जाम में भी आते हैं और सबसे बड़े लेवल के एग्जाम में भी आते हैं, क्योंकि ये जानकारी पर आधारित सवाल होते हैं। एग्जामिनर को पता होता है बच्चा चाहे छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहा हो चाहे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, अगर उसको आता है तो आता है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जिस बच्चे को यहाँ रूल पता होगा वो कैलकुलेशन नहीं करेगा। मिथिलेश कुमार जी ने लिख दिया 101, उनको रूल पता है इसका मतलब, इसलिए उन्होंने यहाँ लिख दिया 101। समझ गए। तो अब कोई बच्चा अगर एग्जाम में यहाँ जाके कैलकुलेशन करे ऐसे सवालों में तो फंस जाएगा, कैलकुलेशन नहीं करेगा। क्यों, उसको कुछ स्पेशल बातें पता होगी। तो कम से कम मैं आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्पेशल बातें कल बताऊंगा जो बार बार काम आएगी। अभी जब मैंने आपके HCF LCM चैप्टर कराया था, पिछला जो भी बेस था उसमें, वहां पे 9 की भाज्यता से इतने सारे क्वेश्चन हो गए थे। HCF LCM के बड़े बड़े क्वेश्चन 9 की भाज्यता से हल हो गए थे। तो ऐसा क्यों संभव हो पाया, इन स्पेशल बातों की वजह से। तो भाज्यता के नियम आज बहुत अच्छे से पढ़ के आइएगा ताकि कल की स्पेशल बातें समझ में आए। पता चला आपने आज की क्लास पढ़ी नहीं, अच्छे से देखी नहीं, और कल की स्पेशल बातें आपके दिमाग में घुसे ही नहीं। ठीक है, नॉर्मल सवाल भी करूंगा कल, कुछ अच्छे और सवाल कराएंगे। हमने नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट ही नहीं किया है, हमने नंबर सिस्टम चैप्टर को हाथ ही नहीं लगाया है। अरे ये बोल दिया, ये कौन बोलेगा, ये भी तो बोलो कोई। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुन लो। मैंने नंबर सिस्टम चैप्टर को हाथ नहीं लगाया है,
ना मैं इसके बाद अभी नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो ये नंबर सिस्टम चैप्टर मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ भाज्यता की बात करी है। आज के चैप्टर का और किसी संख्या से कोई लेना देना, किसी भाग से कोई लेना देना नहीं है। ये हम डिविजिबिलिटी रूल सीख रहे हैं जो सब चैप्टर में काम आते हैं। तो हमारा जो प्रारंभ का 4-5 दिन का सेगमेंट होगा ना, उसमें हम ऐसे ही स्पेशल काम करने वाले हैं, ठीक है। हाँ अजय जी, बाय, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तो मैं जो आपको बात कर रहा हूं वो समझ गए आप, कि ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हम करने वाले हैं। उसके लिए बहुत जरूरी होगा कि आज का होमवर्क फॉलो कर लो। क्लास प्रारंभ होने से पहले कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर 70 डेज में सिलेबस पूरा हो जाएगा क्या? लो भाई सुन लो, कल कम से कम 30 तक के वर्ग याद करके आ जाना भाई। 20 तक के तो डायरेक्ट कर देना, 21 से 30 में थोड़ी सी मदद कर देता हूं, उसको ध्यान से सुन लो। 21 का वर्ग जो होता है वो क्या होता है? 441 होता है। क्या होता है? 441। और 29 का जो वर्ग होता है वो होता है 841। कुछ जुड़ रहा है इनमें आपस में? 441 841। 22 का जो वर्ग होता है वो होता है 484। और 28 का जो वर्ग होता है वो 784। 23 का जो वर्ग होता है वो होता है 529। और 27 का जो वर्ग होता है वो होता है 729, ठीक है। चौबीस का जो वर्ग होता है वो होता है 576। 24 का वर्ग क्या होता है? 576। और जो 26 का वर्ग होता है वो होता है 676, ठीक है। और 25 का जो वर्ग होता है वो होता है 625। क्या होता है? 625। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर, ठीक है। कल 1 बजे मैथ्स की क्लास अपनी 1 बजे। 1 बजे आप आके बैठ जाना। अगर मैं 5 मिनट 10 मिनट लेट आऊं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे से पहले जो जीके वाली क्लास होती है, अगर वो सर थोड़े से लेट हो जाते हैं तो मेरी क्लास 5-7 मिनट लेट हो जाती है। तो आप आके बैठ जाना, वहां लाइव लिखा हुआ है, जैसी क्लास शुरू होगी लाइव पे क्लिक करना, क्लास देख लेना, इसमें क्या है। तो कल ये याद करके आओगे। जिन बच्चों ने अभी तक पढ़े याद नहीं किए हैं वो कल देखो। अब जिंदगी में कभी ना कभी तो आपको संभल के खड़ा होना ही पड़ेगा। कल 15 तक की टेबल हर हाल में याद करके आनी है। कल 15 तक की टेबल, 15 तक के पहाड़े, समझ गए ना। अब यूं मत करना सर 15 तक की टेबल हमें लिख के दे दो, आप खुद लिखना। आप कल 15 तक की टेबल कंठस्थ याद करके आओगे। ऐसा नहीं मैं जोड़ जोड़ के बना लूंगा सर, जोड़ जोड़ के बनाओगे तो एग्जाम में सवाल हल नहीं होंगे, ध्यान रखना। कल 30 तक के वर्ग याद करके आओगे। 21 से लेकर 30 तक को याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी है। 20 तक के आप लिख लेना, नहीं हो तो कैलकुलेटर में गुणा करके लिख लेना। 11 121 12 144 13 169 14 196 15 225 16 256 17 289 18 324 19 361 20 12 400, ठीक है। अभी मत करना सर 1 से 10 तक के भी आप मुझे याद कराओ। अब ये आज का होमवर्क है, ये तो एक्स्ट्रा वर्क प्लस वो जो मैंने कहा है वो, ठीक है। अब आज की एक ट्रिक जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए हमेशा के लिए, उसको ध्यान से समझ लो। क्या सर मुझे 35 का स्क्वायर करना है, तो पहली बात तो पीछे से नहीं आगे से चलोगे। 3 के बाद क्या आता है सर? 4 आता है। 3 चौक 12, 5 25, ये 5 25 आया यहां से। ऐसा दुनिया की सब संख्याओं में नहीं होता है, ऐसा केवल दुनिया की उन संख्याओं में होता है जिनका इकाई का अंक 5 होता है। क्या कहा? जब अपने को कोई ऐसी संख्या दिखे जिसका यूनिट डिजिट या जो इकाई का अंक कह सकते हो वो 5 होता है, तो वहां आप ये काम कर सकते हो। कैसे? जैसे कि आपके सामने लिखा है 45 का स्क्वायर करना है। 4 के बाद क्या आता है? मन में, अब लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए। 4 के बाद 5 आता है, 4 × 5 को 20 हो गया, और 5 का वर्ग क्या हो गया? 25। बिल्कुल सर। जैसे कि आपको 65 का स्क्वायर करना है, ठीक है, और 6 के बाद क्या आता है? 7। 6 × 7 क्या होता है? 42। और 5 × 5 क्या होता है? 25। तो आप डायरेक्ट लिखोगे, ऐसे बीच में बोल के नहीं लिखोगे, या बीच में कुछ नहीं लिखोगे। जैसे 85 का वर्ग करना है, 8 9 72। अब 8 9 मन में बोलोगे। आज अपने किसी फेवरेट मित्र को पकड़ के जाके बोलना 85 का स्क्वायर पता है तेरे को? 72 25 होता है, ठीक है। 95 का स्क्वायर पता है तेरे को? 90 25 होता है। 75 का स्क्वायर पता है तेरे को? 7 8 56 25 होता है, ठीक है। ये चीज तो 3 चीजें होमवर्क में दी है, वो प्लस आज जो पढ़ा है वो अच्छे से आपको याद होना चाहिए। अगर किसी को नोट्स वोट्स बनाने हैं
तो क्लास घंटे भर में रिकॉर्डेड में आ जाएगी, तब बना लेना। आज ये क्लास सब जगह चली है, फ्री में भी चली है, डेमो क्लास के तौर पे, पेड बैच में भी चली है। जैसे पेड बैच का आज कोर्स शुरू हुआ है बच्चों का, उस आधार पे। तो कल से कोई फ्री में क्लास मैथ्स की नहीं चलेगी यहाँ पे 1 बजे वाली में। तो आपको जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है, लेना चाहे तो ले लीजिए, आज डिस्काउंट का फाइनल है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। जय हिंद।